कभी सोचा है कि ये जो शब्द है लोकतंत्र, इसका असली मतलब क्या है? हम इसे हर जगह सुनते हैं, हर कोई इसकी बात करता है, पर क्या इसका मतलब वही है जो हम समझते हैं? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा इन 4 देशों पर एक नजर डालिए। पाकिस्तान, चीन, मेक्सिको और जिम्बाब्वे। पहली नजर में तो ये सब काफी अलग अलग लगते हैं, है ना? लेकिन इनमें एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कॉमन है। कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? जी हाँ, इन सभी ने कभी ना कभी खुद को एक लोकतांत्रिक देश कहा है। और बस यहीं से बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अगर इतनी अलग अलग तरह की सरकारें खुद को लोकतांत्रिक कह सकती हैं, तो फिर इस शब्द का असली मतलब है क्या? तो सवाल उठता है कि हमें एक साफ सुथरी परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? वो इसलिए ताकि हम असली लोकतांत्रिक सरकारों और जो सिर्फ लोकतांत्रिक होने का दिखावा करती हैं, उनके बीच का फर्क समझ सके। क्योंकि ये शब्द हमें गुमराह भी कर सकता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा से। वो परिभाषा जो अक्सर हमें किताबों में मिलती है और जिसे ज्यादातर लोग जानते भी हैं। परिभाषा ये है कि लोकतंत्र सरकार का वो रूप है जिसमें शासकों को लोग चुनते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे हम लोकतंत्र को राजशाही या फिर मिलिट्री तानाशाही से आसानी से अलग कर सकते हैं, जहां लोगों का तो कोई रोल ही नहीं होता। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बात इतनी सीधी है नहीं। सिर्फ चुनाव करा देना किसी देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए काफी नहीं होता। हमें इस परिभाषा के एक एक शब्द को, मतलब शासक, चुनाव और लोग, जरा और गहराई से समझना होगा। तो आइए इस परिभाषा को टुकड़ों में समझते हैं। सबसे पहला शब्द शासक। आखिर ये शासक हैं कौन? क्या ये वही लोग हैं जिन्हें जनता ने चुना है? इसको समझने के लिए पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं। तो हुआ ये कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप किया और चुनी हुई सरकार को हटा दिया। बाद में उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया। अब इस ऑर्डर के तहत प्रेसिडेंट के पास नेशनल और स्टेट असेंबली को डिसमिस करने की पावर आ गई। और तो और, चुने हुए कैबिनेट के काम पर नजर रखने के लिए एक ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल बना दी गई जिसमें ज्यादातर फौजी अफसर थे। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान में चुनाव तो हुए, लोगों ने अपने प्रतिनिधि भी चुने, लेकिन जो आखिरी और सबसे बड़े फैसले लेने की पावर थी, वो इन चुने हुए नुमाइंदों के पास थी ही नहीं। असली पावर तो जनरल मुशर्रफ और फौजी अफसरों के हाथ में थी, जिन्हें जनता ने नहीं चुना था। और इस पूरे केस से हम लोकतंत्र की पहली और सबसे जरूरी पहचान तक पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें जनता ने खुद चुना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं परिभाषा के दूसरे हिस्से पर, यानी चुनाव पर। क्या हर चुनाव का मतलब सच में लोगों के लिए एक असली चॉइस होता है? चलिए इसे चीन और मेक्सिको के मामलों से समझते हैं। ये जो कार्टून दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये एक ऐसे चुनाव का प्रतीक है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जहां वोट तो डाला जा रहा है लेकिन नतीजा पहले से ही किसी और ने तय कर रखा है। अब देखिए, चीन में चुनाव लड़ने के लिए किसी भी कैंडिडेट को रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना जरूरी है। मतलब लोगों के पास असल में कोई सीरियस चॉइस है ही नहीं। उन्हें रूलिंग पार्टी या उसके अप्रूव किए गए कैंडिडेट्स में से ही किसी को चुनना है। वहीं मेक्सिको में साल 2000 तक PRI नाम की एक ही पार्टी हर बार चुनाव जीतती थी। ऐसा नहीं था कि वहां विपक्ष नहीं था, पर वो जीतने के लिए ऐसे गलत तरीकों का इस्तेमाल करती थी कि विपक्ष को कभी बराबरी का मौका ही नहीं मिला। तो इन दोनों उदाहरणों से हमें लोकतंत्र की दूसरी शर्त का पता चलता है। लोकतंत्र का आधार एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहां सत्ता में बैठे लोगों के लिए हारने का भी एक बराबर का चांस हो। मतलब मुकाबला असली होना चाहिए। अच्छा, अब बारी है परिभाषा के तीसरे और बहुत ही जरूरी शब्द की, लोग। जब हम कहते हैं कि लोगों ने चुना, तो इसका क्या मतलब है? क्या हर एक नागरिक के वोट को बराबर गिना जाता है? क्या सबको बराबरी का हक मिलता है? दुनिया भर में इसकी कई मिसालें हैं जहां ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। एस्टोनिया में नागरिकता के कानून कुछ ऐसे बना दिए गए कि वहां रहने वाले रशियन माइनॉरिटी के लोगों के लिए वोट का अधिकार पाना ही बहुत मुश्किल था। और फिजी का सिस्टम तो ऐसा था कि वहां के एक मूल निवासी फिजी के वोट की कीमत एक भारतीय फिजी के वोट से ज्यादा थी।
और यहीं से निकलती है लोकतंत्र की तीसरी सबसे बुनियादी शर्त कि एक लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर आ गए हैं। मान लीजिए कि एक सरकार को लोगों ने ही चुना है, तो क्या अब वो सरकार जो चाहे वो कर सकती है? क्या उसकी ताकत पर कोई लगाम, कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए? आइए जिम्बाब्वे का केस देखते हैं। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी चुनाव जीतती थी। वो पॉपुलर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कई बार संविधान को बदला ताकि प्रेसिडेंट की पावर बढ़ जाए। विपक्ष के लोगों को परेशान किया गया। पब्लिक प्रोटेस्ट को गैर कानूनी बना दिया। टीवी और रेडियो पर कब्जा कर लिया ताकि सिर्फ सरकार की ही बात दिखाई जाए। और यहां तक कि जो कोर्ट के फैसले उनके खिलाफ आते थे, उन्हें भी मानने से इनकार कर दिया। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? सबक यह है कि सिर्फ चुनाव जीत लेना या पॉपुलर होना ही काफी नहीं है। एक लोकतांत्रिक सरकार को भी कुछ बुनियादी नियमों और हदों में रहकर काम करना होता है। उसे देश के कानून और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना ही पड़ता है। और ये है हमारी चौथी और आखिरी शर्त, जो लोकतंत्र की हमारी समझ को पूरा करती है। एक लोकतांत्रिक सरकार हमेशा संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा तय की गई सीमाओं के अंदर रहकर ही शासन करती है। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास किसी भी देश को परखने के लिए एक डेमोक्रेसी चेकलिस्ट तैयार है। पहला, क्या फाइनल पावर चुने हुए नेताओं के पास है? दूसरा, क्या चुनाव फ्री और फेयर होते हैं? तीसरा, क्या हर किसी के वोट की वैल्यू बराबर है? और चौथा, क्या सरकार कानून और लोगों के अधिकारों की इज्जत करती है? तो देखा, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने या चुनाव कराने तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे लगातार देखभाल और सुधार की जरूरत पड़ती है। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है, लोकतंत्र की सभी बीमारियों का इलाज और ज्यादा लोकतंत्र से हो सकता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। इस पर सोचने के लिए एक पावरफुल विचार है ना?